रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए महागठबंधन समर्थित राष्ट्रीय जनता दल द्वारा घोषित उम्मीदवार अजीत कुमार सिंह ने अनुमंडल कार्यालय मोहनिया में अपना नामांकन का पर्चा दाखिल करने के बाद अजीत कुमार सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मोहनिया शहर के जगजीवन मैदान में नामांकन सभा के आयोजन में भाग लिया। इस दौरान बक्सर सांसद व उनके बड़े भाई सुधाकर सिंह के अलावा विधानसभा पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी के अलावा काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोगों को संबोधित करते हुए अजीत सिंह ने कहा कि रामगढ़ में अगर मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला तो बिहार सरकार जो हम सबके बीच सर्वे कर रही है, सर्वे के नाम पर सभी विभागों में जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है उसे हम सबसे पहले बंद करेंगे। मैं स्वयं हर प्रखंड कार्यालय पर सप्ताह में एक दिन जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को हल निकालूंगा। जूता लेकर हर मेरा प्रतिनिधि कार्यालय में बैठेगा। एक एक रैयत को परेशान करने की यह योजना है। सर्वे जिसको कहते हैं, इतना जटिल प्रक्रिया बनाया गया और जो जटिल प्रक्रिया है उसे और जटिल करके लोग अवैध वसूली कर केंद्र खोल करके रखे हैं। सर्वे के नाम पर उसको हम बंद करेंगे। आपकी शिक्षा सर्वांगीण विकास के लिए आने वाले भविष्य निरंतर प्रयास करेंगे, जैसे पहले से राष्ट्रीय जनता दल करते आया है कि आपकी बेसिक एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक जो भी विषय आएगा उस पर गंभीरता से काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। अरे यार देखिए बेटा, सभी जिले से आए हुए हम सबों के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, युवा तुर्क नेता, बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता चौधरी जी, लोकसभा के नौर सिंह जी, यहाँ कई विधायक विधानसभा के आए हैं। इस इलाके में एक लाइन उसका शब्दार्थ समझिएगा। हम लोग इस जिला को सोना से बढ़वा देंगे और यही होते आया और यही होगा जब आपकी सरकार बनेगी। इन सब आए हुए चंद शब्दों के साथ आप लोग जितने लोग आए हैं, मैं सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं और तहे दिल से धन्यवाद करता हूं पार्टी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जिन्होंने इस लायक समझा कि हमें सिंबल देकर करके राष्ट्रीय दल से चुनाव लड़ने के लिए रामगढ़ में भेजा। छोटे ही मात्रा में, लेकिन लगभग हर एक जगह से, यहाँ तक कि मगध से भी कुछ लोग मिले आए थे। तो आप सभी के प्रति इस कार्यक्रम में आने के लिए हम सब आभार प्रकट करते हैं। हम लोगों के मंच पे जो बैठे हुए हम सबके गणमान्य नेता, मैं सभी को एक ही साथ प्रणाम करता हूं। हम सब कि यह पार्टी गरीब लोगों की पार्टी हम सब जानते हैं और शाम हो रहा है तो मुझे अनुभव है कि सबको घर जाने की जल्दी भी होगी। पशुओं की देखभाल, घर के छूटे हुए कार्य को ही पूरा करना होगा। तो यह कार्यक्रम जल्दी जल्दी निपट जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए, आए हुए सभी नेतागण को सुन करके जाइए। मोहनिया जहाँ मैं खड़ा हूं, मेरे राजनीतिक यात्रा का ये ऐतिहासिक जगह है। जब मोहनिया में हमारे ऊपर केस हुआ दुर्गावती में, और दुर्गावती में किसानों के लिए एक लड़ाई हुई थी धान क्रय केंद्र पर, और उसमें हम सब साथियों के ऊपर सरकारी धारा में केस हुआ था। और उस केस के बाद पुलिस गई रातों रात हमारे एक किसान साथी को उठा ली। तो बाकी सभी साथी फोन किए कि अब हम क्या करें। तो हम सबों ने तय किया कि अगर एक साथी हमारा ये यात्रा करेगा तो वो अकेला नहीं, हम सब साथ में यात्रा करेंगे। रात में गिरफ्तारी हुई, अभी चलान नहीं हुआ था। उसके पहले इसी मोहनिया चौक पे
सभी साथियों के साथ आकर करके और पूरे इस जिला भर के जो साथी थे हम सब लोगों ने सभा किया। पुलिस से कहा कि आइए आप गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन पुलिस नहीं आई। अच्छी बात थी। हम लोग गए थाने में और बोले कि हमको भी गिरफ्तार करो, जब इनको गिरफ्तार कर लिया। कार्यकर्ताओं के साथ राजनीतिक भेदभाव की बात हम लोगों ने कभी नहीं किया। जिस दुख को कार्यकर्ता जीते हैं, संकट के समय में भी उस दुख को हम लोग साथ में जीने की कोशिश करते हैं। ठीक ऐसा ही दूसरी बार घटनाक्रम हुआ। एक दलित वर्ग से हमारे कार्यकर्ता को जबरदस्ती, और एक नागरिक समाज जबरदस्ती जो है उस समय का तत्कालीन डीएम ने जो है उसको गिरफ्तार कर लिया। हम लोग घेर लिए, बोले कि इसको छोड़ो, तो उन्होंने कहा नहीं छोड़ेंगे, तो हमें नहीं छोड़ोगे तो हम लोग भी ले चलो। 4 महीने अपने साथियों के साथ जेल में रहा, लेकिन उसको अकेला नहीं छोड़ा। अपने पूरे राजनीतिक यात्रा में एक बार भी किसी साथी को अकेला नहीं छोड़ा, कभी वो संकट जिंदाबाद। और शायद जिंदाबाद इतने लंबे समय से पिछली पंक्ति के कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होने की वजह से जब मेरी उम्मीदवारी और दावेदारी आपके बीच में आई तो 100% कार्यकर्ताओं ने मुझे गले से लगा दिया। एक भी कार्यकर्ता जो है विरोध नहीं किया कि नहीं ये क्यों लड़ेंगे, क्योंकि सबको पता है कि चुनाव अजीत कुमार लड़ेंगे, प्रतिनिधित्व उनको मिलेगा तो हमको भी प्रतिनिधित्व साथ में मिलेगा। एक अकेला अजीत विधायक नहीं बनेगा, पूरा राज्य विधानसभा का एक नागरिक विधायक बनेगा, ये सबको पता। यही बात लागू होता है इस बिहार के मुख्यमंत्री पद के ऊपर। सबको पता है कि लालू प्रसाद जी का बेटा तेजस्वी यादव जब मुख्यमंत्री बनेगा तो बिहार का गरीब गुरबा, एक गरीब गुरबा भी मुख्यमंत्री बनेगा। उसी राज को मीडिया ने जंगल राज का संज्ञा दिया। क्यों? जंगल राज में कौन लोग रहते हैं? आम गरीब आवाम, जिसको कोई नहीं पूछता, समाज के सबसे अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति जिसको कोई नहीं पूछता, जिसको माननीय आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने आवाज दिया, जाके पूछा, उनके बीच में उठा बैठा, उनके आत्मसम्मान को बढ़ाया, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाया। लोकतंत्र में अगर नागरिक समाज के पास आत्मविश्वास और आत्मसम्मान अगर है तो वह दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। ये लालू जी जानते थे। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में इन 2 विषयों पर गंभीरता से काम किया। आज उसका देन है कि सामाजिक न्याय का पहिया इस पूरे देश में घूम रहा है और जिसके डर से एक के बाद एक साजिश हम सबके बीच में प्रस्तुत किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी लड़ते लड़ते हम सब थक गई और लाख लड़ते रही, हम लोगों को कमजोर नहीं कर पाई, तो उसने कई रूप में लड़ना शुरू किया। हम लोगों से एक पार्टी लॉन्च किया, भाड़े के कार्यकर्ताओं का पार्टी, जिसका आज ही अभी पिछले कई दिनों से उसको कोई कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा। क्यों नहीं कैंडिडेट मिल रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है। कैंडिडेट भी ऐसा देना है जो इंडिया गठबंधन के वोट को काट सके और थोड़ा मोड़ा उसको लोग जानते हो तो जाने हो तो मिलेगा नहीं। तो जो जाति की राजनीति की बात हम लोगों के ऊपर आरोप लगाते आए, वह अब जाति की राजनीति खुद करने लगे। सामाजिक न्याय की लड़ाई कोई जाति की राजनीति नहीं है। सामाजिक न्याय का अवधारणा एक व्यापक अवधारणा है जिसके ऊपर लंबा डिबेट हुआ। जब देश आजाद हुआ, संविधान सभा की बैठक हुई, हम लोग कोई आसमान से कोई विषय को उठा के लाके राजनीति नहीं धरातल पे कर रहे। सारे हमारे विषय जिसमें राष्ट्रीय जनता दल काम करती है, वह सारे विषय हमारे संवैधानिक विषय हैं। वो आरोप लगाते हैं कि जाति के आधार पर राजनीति हो, जाति के आधार पर बंटवारा, ऐसा नहीं है। लालू प्रसाद जी ने ऐसा कभी नहीं किया। हाँ, जो एक खास कुछ लोग जो मीडिया में बैठे हैं और मीडिया के ऊपर जिनका प्रभुत्व है, उन्होंने खास तरीके से नैरेटिव चला करके और निश्चित रूप से हम लोग की पार्टी और हम लोग को नेता को एक खांचे में फिट करने का कोशिश किया, लेकिन उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई। खैर,
हम रामगढ़ के अमूर के बारे में कुछ बात करना, कम से कम एक तो खोली दे जहां विभिन्न तरह की तकनीकी शिक्षा को हम लोग दे सकें। इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े विषय हैं जिसके ऊपर चर्चा हम नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि जब काम होता है तो वो दिखता है। तो उन सब विषयों पर जैसे जैसे काम होगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम होगा, शिक्षा के क्षेत्र में होगा, वो आपको दिखेगा। जो वर्तमान अभी सांसद हैं, जो आपके सांसद के साथ पूर्व विधायक हैं, जब उनको प्रतिनिधित्व का अवसर मिला था तो विकास के सभी आयामों पर वो 5 साल के कार्यकाल से दोगुना तिगुना भारी पड़े। मैं भी आपको आश्वस्त करता हूं कि विकास के आयाम पर हम हरदम एक साधारण विधायक के रूप में ही प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा तो भारी तो रहेंगे ही, और विभिन्न तरह की बात वार्तालाप करने वाले ऐसे लोग जिनको रामगढ़ ने प्रतिनिधि चुना और प्रतिनिधित्व का जब अवसर दिया तो क्या किया, थाना और ब्लॉक से लेकर जिला तक दलाली का एक रैकेट फैलाया। 5 साल में ही लोग को समझ गए, उस आदमी को उठा के फेंक दिए। लेकिन जिसकी जो लत रहती है वो लत छूटता नहीं है। देखा कि सत्ता हमारे हाथ में नहीं है तो दामाद के हाथ में पहुंच सकता। तो ये संयोग और प्रयोग के बीच का अंतर था कि डीएसपी चेन्नई, दामाद जो है भाजपा का पूर्व विधायक का, वो डीएसपी चेन्नई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में था, तो उसको जो है एनआईए में ट्रांसफर कराया गया। ये संयोग नहीं था। और एनआईए चेन्नई वाला जोन से उठा करके बिहार में उसको लाया गया, ये भी संयोग नहीं था। और बिहार के अंदर भी उस जोन में लाया गया जिसमें ससुर जी स्वयं पूर्व विधायक हैं। तो ये भी कोई संयोग नहीं है। और पूरे ये जो रैकेट बना था, उस डीएसपी वाले जो असूली रैकेट बना हुआ था, उसमें जो शामिल थे वो रामगढ़ विधानसभा के प्रभारी हिमांशु सिंह, उनके पिता पूर्व स्वर्गीय संजय सिंह के साथ जो यारी या दोस्ती रही और जो वर्तमान में भी है। यह सहयोग नहीं है, इतना सारा सहयोग नहीं होता है। यह देश के गद्दारी के साथ प्रयोग था। अशोक सिंह विधायक जो पूर्व विधायक रहे उनका, उनके कुनबे का। एनआईए कोई साधारण संस्था नहीं है, उसका काम सिर्फ भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं है। देश के सुरक्षा के विषय पर एनआईए जैसी संस्था काम करती है और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। जब आप अवैध वसूली में लिप्त हैं तो देशद्रोही पार्टी को हुआ भारतीय जनता पार्टी। और एक नहीं अनेकों उदाहरण इस देश में हैं जहां पर स्थानीय से लेकर के केंद्र तक जो अनेकों अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पोल खुला है जो देश विरोधी कार्य में निरंतर लिप्त रहते हैं। तो हम रामगढ़ की विकास की बात आगे बढ़ा करके एक बात कहना चाहते हैं और इन्हीं सब कुछ बातों के साथ इस बात को हम समाप्त भी करेंगे कि रामगढ़ में एक चीज जो निरंतर चलेगा, आपको अगर प्रतिनिधित्व का अवसर दिया तो सभी कार्यालयों में जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री बढ़ती है सर्वे के नाम पर, बिहार सरकार अभी सर्वे करा रही है हम सबके बीच में, तो उस गंगोत्री को हम बंद करेंगे। मैं स्वयं हर प्रखंड कार्यालय पर हफ्ते में एक दिन जनता दरबार मेरा रहेगा व्यक्तिगत रूप से। और एक बात मैं बता देना चाहता हूं हल्के में कि जूता लेकर के हर प्रखंड कार्यालय में बैठूंगा और आगे मैं नहीं कुछ बोल रहा, जूता लेकर बैठूंगा। एक एक रैयत को परेशान करने की ये योजना है, सर्वे जिसको कहते हैं। इतना जटिल प्रक्रिया बनाया गया है और जो जटिल बना है उसको और जटिल नीचे में आकर के लोग बना करके और अवैध वसूली का केंद्र खोल रखे हैं सर्वे के नाम। इसको बंद करेंगे। आपके शिक्षा और सर्वांगीण विकास के लिए और आने वाला भविष्य के लिए निरंतर प्रयास करेंगे, जैसे पहले भी राष्ट्रीय जनता दल करते आया कि आपके बेसिक एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक के जो भी विषय उस पर गंभीरता से काम होगा। एक पूर्व विधायक था, वो एक चलता हुआ कॉलेज को बंद कर दिया और आपने जब वर्तमान विधायक और वर्तमान सांसद को चुना तो रामगढ़ विधानसभा में 3 नया डिग्री कॉलेज खुला। ये अंतर है, ये अंतर है संवेदनशील नेतृत्व में, जो शिक्षा के प्रति संवेदनशील हो, सजग हो, आने वाले भविष्य मानव संसाधन युवाओं के प्रति वह इसी दिशा में काम करेगा और मैं भी उसी दिशा में काम करूंगा। अगर हम लोग को प्रतिनिधित्व का अवसर लगातार 2029 तक मिला, जो कि अभी एक बात चल रही है एक साथ चुनाव का, तो एक अदद कॉलेज हम लोग अपने प्रयास से ही
एक टेक्निकल कॉलेज खोलेंगे जहां बच्चों का पढ़ाई। अब इस मंच पर बैठे माननीय विधायक, महागठबंधन के सभी नेतागण, शाहबाद जो लड़ने वाले जो 3 प्रमुख दल हैं, वो तीनों ही प्रमुख दल के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता जो चुनाव में आए हैं, वो पिछले जो चुनाव जो हुए थे 2020 का विधानसभा चुनाव, वो तीनों ही परिवार के लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल। यहाँ कोई ये कहना कि परिवार के भीतर केवल टिकट मिला, जो प्रतिस्पर्धी प्रतिद्वंदी हैं उनके पास भी कोई विकल्प नहीं था। रहा बात कि इनको क्यों टिकट दिया गया, टिकट देने का निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी को है और पार्टी का उन्होंने जो सिर्फ नेतृत्व है हमारे, जो उनका आदेश है उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। कोई अलग से हमारा कोई इस पर राय नहीं है। एक दो बात इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को हम लोगों ने विधानसभा 20 में जो चुनाव जिताए थे, उन लोगों के कृत्य के बारे में पूरा रामगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है। लोग सुधार होता है जीवन में, गलतियां लोग करते हैं, सुधार करते हैं, लेकिन ये जो पूर्व विधायक जो भाजपा के थे, जिनको मैं चुनाव हराया और तीसरे स्थान पे गए, क्या उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन आया? जो भ्रष्टाचार रामगढ़ के स्तर पे था, उस भ्रष्टाचार को राष्ट्रीय स्तर पे कहा गया कि अपने तो शेर हैं, धमाक भी लाए तो सवा शेर लाए। अगर ये थोड़ा छोटा मोटा डकैती कर सकते थे तो राष्ट्रीय स्तर पर डकैती डालने के लिए लाए, और पूरे गया से लेकर यहाँ तक, ऐसा नहीं कि रामगढ़, गया से लेकर यहाँ तक विधायकों तक से घूस वसूलने का काम किया। ये सबसे शर्मिंदगी का विषय। कभी रामगढ़ में कल्पना नहीं किया था कि राजनीति को इतने गंदे स्तर पर ले जाएंगे कि रामगढ़ का नाम भ्रष्टाचारियों में शुमार होगा। ऐसा रामगढ़ के और कैमूर के लोगों को उम्मीद नहीं था। और 2 मंत्री भी हैं यहाँ। इस कैमूर जिला को सभी जगह विकास के लिए मंत्री लगाए जाते हैं, लेकिन कैमूर में मंत्री लगाए गए हैं बेईमानी के लिए, लूट के लिए लगाए गए हैं। एक जमा खान जी है, एक संतोष जी है। तो संतोष जी तो खेत रहे अपने गांव में, कांग्रेस पार्टी ने उनके गांव में 800 से लीड किया, और जमा खान बेचारे लड़ते भिड़ते बचे। तो ये हालत है, इसलिए यहाँ के लोगों ने जो रिजेक्ट किया है, और जो 2 भागे विधायक, अब पता नहीं किस मुंह से घूम रहे इलाके में, हमको नहीं समझ में आता। एक 22,000 से हारे, एक 5,000 से हारे। ये जो राष्ट्रीय जनता दल ने कार्यकर्ताओं ने मेहनत से विधायक बनाए थे, जो भाग गए दूसरे दल में, तो इसके बाद भी वो लोग घूम रहे हैं। तो अब उनका जनता ने मुंह काली कर दिया, तो उसको ज्यादा हमको कहना नहीं है। रामगढ़ आप पिछले 20 साल से जो पार्टी का 2009 में सबसे कम वोट हो गया था, 25,000 से हम 65,000 पे पहुंचे हैं। और ये उपचुनाव जो होगा, इसको हम लोग 75,000 पर ले आएंगे। अगर इससे नीचे आएंगे तो हम लोग मानेंगे कि हम लोगों में कोई गड़बड़ी था, कोई चूक हो गया। और सांसद के रूप में हमारी भूमिका अभी शुरुआत हुई है। इसका फायदा अभी रामगढ़ को नहीं मिला है, बक्सर को कुछ मिला होगा, मैंने कहा था कि बहुत ज्यादा मिला होगा, कैमूर को इसका फायदा हमारा नहीं मिला है। लेकिन जो आपका कर्ज है वो आना पाए हम कर्ज चुकता करने वाले लोग हैं। जो आपने दिया है मदद, उसे 10 गुना वापस करेंगे। मैं इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूँ। आप धैर्य नहीं खोना है। और 2025 के चुनाव में तेजस्वी यादव जी, ये तो इलाका है एक तरफा है, इसमें एक तो लोग रह गए भाजपा, उसको साफ कर देंगे हम लोग। और बाकी उत्तर बिहार में भी जहाँ पिछड़ गए हैं वहां भी जीतेंगे, और 2/3 बहुमत से 25 में सरकार बनाएंगे और पूरे बिहार के विकास का रास्ता खोलेंगे। मैं तेजस्वी यादव जी को मैं बधाई देता हूं, मुकेश साहनी जी को मैं बधाई देता हूं, राहुल गांधी जी को मैं बधाई देता हूं, दीपेंद्र भट्टाचार्य जी को बधाई देता हूं, सीपीआई सीपीएम के भी नेताओं को बधाई देता हूं, जिन्होंने महागठबंधन का प्रत्याशी अजीत जी को चुनने का काम किया। और एक बात विश्वास दिलाता हूं, मेरे से कम बहादुर आदमी नहीं है, बहुत संघर्ष करने वाले हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, दोनों बात है। और मैं उम्मीद करता हूं
कि मेरे से बेहतर वो प्रदर्शन करके दिखाएंगे और आपका सेवा करेंगे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी, हमारे आदरणीय विधायक रणवीर साहू जी, आदरणीय विधायक हमारे कामरान भाई, हमारे विधान पार्षद लोकप्रिय अशोक पांडे जी, हमारे आदरणीय पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक अमिता देवी जी, सारिका पासवान जी, हमारे अध्यक्ष राजेश यादव जी, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध मेहता जी, हमारे इस विधानसभा के प्रभारी पूर्व विधायक हमारे आदरणीय विजेंद्र यादव जी और पार्टी के सभी हमारे सम्मानित नेतागण और यहाँ आए हुए पूरे शाहबाद से, रामगढ़ विधानसभा के अलावा पूरे शाहबाद से सभी हमारे सम्मानित हमारे नेतागण, कार्यकर्तागण, माता बहनों भाई चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए हम सब लोग उनको अपना समर्थन देने के लिए आए। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में हम सबों के बीच मौजूद है आदरणीय नेता दिनारा के विधायक श्री सम्मानित मंच। साथियों, मैं दलित का बेटा हूं और दलित भाइयों से मैं निवेदन करने आया हूं कि दलित भाइयों, अगर आपका वोट बट गया तो ये आरएसएस वाला जीत जाएगा। खुले मन से मैं कह रहा हूं दलित भाइयों, अगर आपका वोट बट गया तो ये होता है। इसलिए 13 तारीख को चुपचाप लालटेन छाप, बोलिए चुपचाप लालटेन छाप पर बटन दबाकर और भारी मतों से भाई अजीत को विजय बनाइए। जय भीम, जय प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता दल। सभी क्रांतिकारी साथीगण, मंच पे बैठे सभी वरिष्ठ नेतागण, आप सभी को क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। साथियों, जो लड़ाई आज थमी हुई है वो लड़ाई बहुत पुरानी है। तरफ समाजवादी लोग हैं। लगातार ये देखा गया है कि सम्राट अशोक के चक्र को धूमिल करने वाले लोग दिल्ली चलक जाता है। 13 तारीख को जो वोटिंग हो रही है उसमें एक तरफ रिजेक्टेड और टेंटेड प्रत्याशी है तो दूसरी तरफ सालियता का प्रतीक अजीत भोला यादव जी, इस मंच पर आसीन माननीय सांसद श्री सुधाकर सिंह जी, अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी, जहानाबाद से चलकर आए माननीय विधायक सुदय यादव जी, पूर्व मंत्री बिहार सरकार अनीता देवी जी, नवादा से चलकर आए माननीय विधायक मोहम्मद कमरान जी और आए हुए सभी तमाम आप लोग, हम लोगों के बीच आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने भ्रष्टाचारी का सरकार हो गया है, एनडीए की सरकार है। रामगढ़ का विकास हम और माननीय विधायक विजय कुमार मंडल जी जाते थे सचिवालय में तो देखते थे, भेजने का काम करेंगे और आदरणीय लालू प्रसाद जी और तेजस्वी प्रसाद जी को सम्मान का काम करेंगे।